इस देश में सभी धर्म का, जातियों का अलग अलग पार्टी है। यादवों की अलग पार्टी है, ब्राह्मणों की अलग पार्टी है, ठीक है, क्षत्रियों की अलग पार्टी है, दलितों की एक बसपा पार्टी है। आखिर मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। मुसलमानों को देखिए, मुसलमान एक पूरा धर्म हो गया। हिंदुओं के जो आपने नाम लिए यादव, ब्राह्मण, दलित, हाँ। ये कास्ट हो गई है। अगर वो भी इसी तरह के हिंदुओं की एक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो सिर्फ कहते हैं हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है, वो यादव की नहीं कहती, वो ब्राह्मण की नहीं कहती। ठीक, आप भी वैसे ही कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं वहां से मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो रही है। जहां पर 20 सीटें आनी चाहिए थी, वहां पे ओवैसी साहब के आने से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और महज 2-3 मुसलमान जीत के आते हैं। मैं एक आपको बता दूं कि 100 हिजड़ों से अच्छा ये होता है कि 5 शेर काफी। आप जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनकी बी टीम है, और जो मुस्लिम दूसरे नेता कुछ कर रहे हैं तो उनको दिखाते नहीं है। आप इसे भी मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा इस वक्त सिर्फ हम हैं। देखिए, दुल्हे भाई को तो सब दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी इस देश के दुल्हे भाई, क्योंकि दिल्ली में हम चुनाव सिर्फ मजलूमों के लिए लड़े। आप देखोगे हमने मजलूमों में आपने जेल में बैठे लोगों को टिकट क्यों दिया? मुस्लिम लीडर की बात ऐसी आती है कि इस देश में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सिर्फ मैं एक चीज साफ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ आपको, चाहे कोई भी हो। आजम खान मुस्लिम लीडर होते हैं तो क्या आजम खान साहब के साथ ये दुर्दशा करी जाती, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी होती ना? तो जब सब कुछ इन्हीं का है तो डर हमसे क्यों? कहीं ना कहीं ये डर दिखा के वोट लेने का ही चीजें हैं। और देखिए, मुसलमानों का तो इतिहास गवाह रहा है कि अपने देश के लिए हमने सर को कटाया है और आगे भी कटाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। इस वक्त हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है, नाम है अरशद अशरफी। और थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये ओवैसी साहब के एक सिपाही है, क्योंकि ओवैसी साहब के जो नेता होते हैं वो ज्यादातर सिपाही होते हैं। जैसे उनमें जोश होता है, एकदम बिल्कुल हर वक्त रेडी रहते हैं। किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में देखें, एक जोश अलग ही देखने को मिलता है। तो AIMIM के ये दिल्ली प्रदेश के युवा, यानी कि युवा अध्यक्ष हैं, यहाँ दिल्ली से दिल्ली का संभाल रहे हैं। तो उनसे बातचीत करने का हमारा जो अहम मुद्दा है बंगाल चुनाव, क्योंकि ओवैसी साहब बंगाल चुनाव तो लड़ेंगे, पिछली बार भी लड़ा था, तो इस बार भी उनकी टीम बड़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। तो सवाल यहाँ पर मेरा ये है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। अरशद भाई, एक बात बताएं, आपकी पार्टी और ओवैसी साहब, आप भी जाएंगे बंगाल चुनाव में, तो आप वहां किसको हराने के लिए जा रहे हैं? पहला सवाल। मजलिस बंगाल में चुनाव लड़ रही है, ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं और करेंगे। हो अभी तो डिक्लेयर हो चुका है इस चीज के लिए कि पलभारी वहां पे आदिल हसन को बनाया गया है, हमारे जो प्रवक्ता है, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं इमरान सोलंकी साहब, उनका फैसला रहेगा वहां पे। और हम किसी को कहीं पे भी हराने नहीं जाते हैं। हम जमात को इसलिए वहां लेके जाते हैं जहाँ पे मजलूमों की आवाज नहीं है, जहाँ मुसलमानों की आवाज नहीं है। आप देख रहे होंगे कि बंगाल के अंदर, आप जाइए कभी बंगाल, या आप मेरे साथ खुद चलिए, वहां पे देखिएगा कि मुर्शिदाबाद और मालदा एक ऐसा जिला है जहाँ पे इस वक्त भी ऐसे पानी आते हैं जहाँ पे पानी एकदम लाल होता है। वहां पे हमारी जो छोटी छोटी बहनें और माएँ हैं, वहां पे उनका गुजारा सिर्फ चल रहा है बीड़ी बना। तो वहां पे हम उस काम को लेके जा रहे हैं जो हम हैदराबाद में कर रहे हैं। आप देख रहे हो, डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। अब लेकिन वही मुर्शिदाबाद में और मालदा में बीजेपी आरोप लगाते कि हिंदुओं का जो है वहां पर बहुत उन पर जुल्म हो रहा है। अभी जो दंगा वगैरह हुआ था कुछ भी, उसमें भारी तादाद में हिंदू पलायन भी कर रहे हैं, उनका नुकसान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी भी वही आरोप लगा रही है, वो हिंदुओं की तरफ से बात बोल रही है, आप मुसलमानों की तरफ से बात कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी का कहना है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो ये चीज कहती है वो एकदम ही झूठ कहती है। इसका मैं फैक्ट बता देता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे हिंदू हमारे भाई है, या और हिंदू समाज के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखा रही है, या भारतीय जनता पार्टी ये चीज कह रही है कि हिंदू खतरे में है इस वक्त, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं और उन हिंदू भाइयों से भी सवाल करना चाहता हूं कि देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी एक हिंदू है, और आपके जो माननीय प्रधानमंत्री हैं
चाय वाले हमारे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक हिंदू हैं, सनातनी बोलते हैं अपने आप को। तो जब सब कुछ इन्हीं का है तो डर हमसे क्यों? कहीं ना कहीं ये डर दिखा के वोट लेने का ही चीजें हैं। और देखिए, मुसलमानों का तो इतिहास गवाह रहा है कि अपने देश के लिए हमने सर को कटाया है और आगे भी कटाएंगे। आपने सिर्फ मुसलमानों का जिक्र किया, अभी हिंदुओं को आप भी भूल गए। तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का जिक्र करेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का जिक्र करेगी? तो ये इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। देखिए कि इस देश के अंदर, हमारे देश में सभी समाज का एक पार्टी। लेकिन आपने फोकस मुसलमानों पे किया कि मुसलमानों के साथ वहां पे हो रहा, वो जो है मजदूरी कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, पानी अच्छा नहीं आ रहा, तो वो चीज तो हिंदुओं के साथ भी हो रही होगी। देखिए, तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने जा रही हो ओवैसी साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज खुलेआम कह दे रहा हूं आपको कि इस देश में सभी धर्म का, जातियों का अलग अलग पार्टी है। यादवों की अलग पार्टी है, ब्राह्मणों की अलग पार्टी है, ठीक है, क्षत्रियों की अलग पार्टी है, दलितों की एक बसपा पार्टी है। आखिर मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। मुसलमानों को देखिए, मुसलमान एक पूरा धर्म हो गया। हिंदुओं के जो आपने नाम लिए, यादव, ब्राह्मण, दलित, हाँ। ये कास्ट हो गई है। अगर वो भी इसी तरह के हिंदुओं की एक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो सिर्फ कहते हैं हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है, वो यादव की नहीं कहती, वो ब्राह्मण की नहीं कहती। ठीक, आप भी वैसे ही कर रहे हैं मुसलमानों की। अगर मुसलमानों की भी कास्टिज्म पे, सब पे कोई कि भाई सैयदों की या कुरैशियों की या ओबीसी की अलग अलग पार्टियां होती, तो फिर तो उनमें तो वोट आप समझ लीजिए एक सीट नहीं जीत पाते हो। मेन चीजें क्या है कि आप ये बताइए ना कि इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा सताया किसको गया है? आज देश के अंदर मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष जाति के द्वारा कि ये मुसलमान है, आपको दाढ़ी रखने पे, आपको टोपी पहनने पे ये कहा जाता है कि जयसार का नारा लगाइए। आपको ये कहा जाता है कि मुल्ला कटवा पाकिस्तान जाइए। तो क्या ये चीज यादवों के साथ करा जा रहा है या ये चीज ब्राह्मणों के साथ करा जा रहा है? ये चीज सिर्फ मुसलमानों के साथ करा जा रहा है। मैं आपको 2011 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताऊं तो इस देश में सबसे पिछड़ा वर्ग कोई है तो वो मुसलमान। क्यों? क्योंकि मुसलमान हमेशा हमारे कौम के अंदर एक खासियत रही है, वो अपनों पे ना जाके दूसरों पे विश्वास करता है और हमें ही दलाल का खिताब दे दिया जाता है, हमें एजेंट बताया जाता है, हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। मगर हमारे उन मुसलमान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं जो समाजवादी में बैठे हैं, जो कांग्रेस में बैठे हैं, जो आम आदमी पार्टी में बैठे हैं, जो ये ढोंग रच रही हैं सारी पार्टियां, जो सेक्युलरिज्म का ढोंग रचती हैं, उनमें बैठे मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है या मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बनाया जाता है तो आखिर उनकी पार्टी क्यों खामोश रहती है, उनके नेता क्यों खामोश रहते हैं? ये भी तो सोचने की और अहम मुद्दा है, इस पे विचार करने की बात है ना। ऐसा नहीं है, जिस इलाके में होता है वहां के नेता एक्टिव होते हैं, वहां के जाते हैं। लेकिन मीडिया जो आरोप जो आपको लेके चलता है, आपकी ओवैसी साहब की बात पिछले चुनाव में भी देखा गया, सिर्फ ओवैसी वर्सेस ममता बनर्जी कर दिया गया। तो जब आपकी ही बात मीडिया इस तरह से दिखाता है कि ओवैसी साहब ही उठा रहे हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि आप जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनकी बी टीम है। और जो मुस्लिम दूसरे नेता कुछ कर रहे हैं तो उनको दिखाते नहीं है। आप इसे भी मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा इस वक्त सिर्फ हम हैं? देखिए, दुल्हे भाई को तो सब दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी इस देश के दुल्हे भाई। तो बारातियों की कोई हैसियत नहीं है? बाराती तो नाच रहे हैं इस वक्त। देखिए, समाजवादी में बैठे हैं कुछ लोग कांग्रेस में बैठे हैं, और जब दुल्हे भाई की एंट्री किसी भी स्टेट में होती है तो बेशक दिखाया जाता है उस चीज को लेकर। लेकिन आंकड़े तो ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं वहां से मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो रही है। जहां पर 20 सीटें आनी चाहिए थी वहां पे ओवैसी साहब के आने से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और महज 2-3 मुसलमान जीत करके आते हैं। मैं एक आपको बता दूं कि 100 हिजड़ों से अच्छा ये होता है कि 5 शेर काफी। अच्छा, कि हम जहां 100 हिजड़े जिता के भी और अपनी आवाज को ना उठा सके, वो 5 शेर उस काम को कर देता है। इस सवाल का जवाब मैं इस चीज में देना चाहता हूँ। लेकिन अगर खाली जंगल में शेर ही रहेंगे तो बाकी जानवर कहाँ जाएंगे? बाकी जो गाय हैं, जो भैंसे हैं, वो क्या करेंगे? जो आम आदमी मुसलमान है उसका क्या होगा? वो कैसे सोचेगा लीडर बनना आगे? तो हम बता तो रहे हैं आपको कि हम अपनी आवाज को लेके, आखिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्या मैं भी तो एक मुसलमान हूँ? क्या मैं पैदा होते ही एमआईएम में आ गया था, या मुझे पैदा होने से पहले ही ये लिख दिया गया था कि आप एमआईएम में जाएंगे? तो मुझे भी तो लीडर बनाया ना एमआईएम ने। तो हम भी दावत दे रहे हैं अपने कौम के लोगों को, आइए लीडर बनिए, अपनी आवाज उठाइए आगे।
आपके ऊपर जो जुल्म हो ये रहा है। दावत आप दूसरे लोगों को कितना दे रहे हैं, कितने लोगों को टिकट दे रहे हैं, कितने लोग आपसे टिकट मांग रहे हैं? देखिए, टिकट मांगने का सिलसिला ये होता है जहां पे इलेक्शन होते हैं, वहां पे जो आपने दिल्ली में दिया, किसी भी नॉन मुसलमान को नहीं दिया। आपने बिहार में दिया, किसी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दिया। ठीक। ठीक है, बंगाल में आपकी क्या तैयारी है? यूपी में से पहले आप लड़ चुके, वहां कितने को दिया? सवाल ये भी है। चलिए मैं बताता हूं कि दिल्ली, आपने दिल्ली का सवाल पूछा, तो दिल्ली में हम लोग तकरीबन 10 से 15 सीट पे चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, मगर हमारे दिल्ली सदर शुएब जमाई साहब और हमारे प्रभारी इम्तियाज जलील साहब और सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो फैसला रहा कि हम 2 सीट पे ही लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि दिल्ली में हम चुनाव सिर्फ मजलूमों के लिए लड़े। आप देखेंगे लेकिन हमने, मजलूमों में आपने जेल में बैठे लोगों को टिकट क्यों दिया? आप बताइए ना कि ताहिर हुसैन साहब की गलती क्या है? ये आप मुझे, ये मेरा काम नहीं है, ये आप काम अदालत का है। अदालत का काम है ना। अभी वो बहरहाल आरोप में जेल में बंद है। आरोप उससे सिद्ध तो मैसेज नहीं ये करा गया गया ना, है। दूसरे कम्युनिटी में मैसेज ये गया ना कि आपने दंगे के आरोपी को टिकट दिया, और क्या जिससे कपिल मिश्रा दंगे का आरोपी नहीं है? बिल्कुल, लेकिन मुसलमानों ने से वोट क्यों? तो नहीं दिया। सीएनआरसी देखिए, जब बात होती है तो जब आप, अभी तक अदालत ने उस चीज को सिद्ध नहीं करा है और केस अभी भी चल रहा है जुडिशरी। और आप जान रहे होंगे कि इस वक्त शिफाउर रहमान साहब जमानत पे बाहर आ गए। शिफाउर रहमान साहब जामिया के प्रेसिडेंट, और सिर्फ ये चीज हुआ कि उन्होंने जो है एक सीएनआरसी के आप लिए, किसी और को भी तो चुन सकते थे जो एक्टिव में है, उसको बाहर लाने के लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी पैरोल पे लाने के लिए। देखिए मेन चीज क्या था कि हमारे ताहिर हुसैन साहब जो थे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, और उस वक्त इख्तियार में बैठी आम आदमी पार्टी थी। और मतलब जहां कोई सेकुलर गवर्नमेंट चल रही होगी, आपकी पार्टी उसे हराने का काम करेगी। हराने का क्या काम करेगी? आप गुजरात चुनाव लड़ी, आपकी पार्टी? बिल्कुल लड़ी। अच्छा, उत्तराखंड में लड़ी है? उत्तराखंड में भी हम लोग निकाय चुनाव लड़े। निकाय चुनाव आपने असेंबली नहीं लिया, जब असेंबली के लिए, यूपी के साथ ही चुनाव हुआ था। असेंबली के लिए क्या है कि कहीं कहीं टीमें बनाई जा रही है, क्योंकि किसी भी संगठन को विस्तार करने के लिए हमें टीम की जरूरत पड़ती है। हम अपने जहां मीटिंगें चल रही है, जहां टीम बना रहे हैं, वहां हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर लोग इसीलिए तो आरोप लगाते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही होती है, आप वहां पर उतना हंगामा नहीं करते, उस तरह से चुनाव नहीं लड़ते। सेकुलर जहां लड़ रही है, जहां सिर्फ मुसलमानों के बेस पे कोई या सेकुलर लोगों के बेस पे सरकार बनी, आप वहां जाके मेहनत ज्यादा करते हैं। देखिए क्या है कि अभी बंगाल आपका अगला निशाना है। दिल्ली में तो हम लड़े, और हम क्या नाम है लोकसभा में भी कई सीटों पे लड़े, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बंगाल का आप मुझे जिक्र कर रहे हैं बार बार, हमारी शुरुआत वहां बंगाल से ही हुई थी। हाँ, आप बंगाल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि बंगाल, मैं आपको फिर बताया कि वहां पे सिर्फ, आपको मैं अंदरूनी बात बताऊं, आप वहां के परसेंटेज को उठा के देख लीजिए, जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पे टेंडर का हिसाब चलता है। मुसलमानों, वहां पे कुछ लोगों को टेंडर दे दिया जाता है, और मुसलमानों को सरकारी की जगह एक प्राइवेट टेंडर की नौकरी दी जाती है, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो वहां पे कोलकाता पोर्ट हो, चाहे वो किसी चीज की भी नौकरी हो। वहां पे एक टेंडर ठेके पे नौकरी दी जाती है, जो प्राइवेट स्तर पे दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दी जाती है। आखिर मुसलमान का अधिकार नहीं है, मुसलमान पढ़ा लिखा है वहां पे, मुसलमान अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, मुसलमान भी चाहता है कि हम इस देश के हिस्सेदार हैं, इस देश में रहते हैं, तो हमें भी हिस्सा चाहिए। मगर कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार जो ममता दीदी कर रही है वो गलत है। आपका कहना है कि ममता बनर्जी दोहरा रवैया और गुमराह मुसलमानों को करती है? बेशक करती है बंगाल में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो लोग बंगाल से देख रहे हैं, भाई जो साहब है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी कंटिन्यू। तो बंगाल के अंदर ये सारी चीजें हैं। आपने उत्तर प्रदेश का कहा कि उत्तर प्रदेश में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज बाबरी मस्जिद को लेके इतना बड़ा बवाल छेड़ा गया, राम मंदिर बनाया गया, सारी चीजें हुई, तो आपसे और आपके ऑडियंस से भी ये चीज पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस में बैठे हैं, जो समाजवादी में बैठे हैं, हमसे हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का ताला लगाया गया तो इख्तियार में उत्तर प्रदेश में कौन बैठा था? समाजवादी पार्टी बैठी थी। आखिर उस चीज को इतना लेट क्यों करा गया, डिले क्यों करा गया? क्योंकि उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। लेकिन जब तक बीजेपी नहीं आई, जब तक ओवैसी साहब भी बाबरी मस्जिद के लिए इतना बोलते हुए दिखा नहीं दे, और उनकी पार्टी तो कांग्रेस को समर्थन दे रही थी ना तेलंगाना में। नहीं, क्या था, देखिए इंसान की जहां तक सोच मिलती है, इंसान वहां तक रहता है। जब सोच हमारी इख्तियार से बाहर हुई कांग्रेस,
आपकी सोच बदल गई? नहीं, इख्तियार से बाहर नहीं हुई, उस टाइम भी इख्तियार में थी, तब भी हम हट गए थे वहाँ से। और दूसरी चीज़ जो है जो बाबरी मस्जिद की कमेटी बनाई गई थी, उसमें हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा जान भी थे और हम उस आवाज़ को मतलब जब मस्जिद को ताला लगाया गया, उसके बाद से हम उस आवाज़ को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं उठा रहे हैं। अब लोगों के सामने अब आया है, सोशल मीडिया अब आया है, तो लोगों को ये चीज़ दिख रहा है। अब लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन जो है सिर्फ़ वोट लेके नोट खाने का काम कर रहा है। और कितने इस बार, जैसे बिहार में तो आपने 20 सीटों पे टिकट दिया था, बंगाल में कितने लोगों को टिकट देने जा रहे हैं? देखिए वो फैसला वहाँ के सदर का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। वो कितने सीटों पे लड़ेंगे, कितने सीटों पे नहीं लड़ेंगे, ये सब समीकरण होती है, रणनीतियाँ होती हैं, वो वहाँ पे बनाई जा रही है और जो होगा प्रेस के माध्यम से वो चीज़ रिलीज़ करा जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे कि हम अच्छी सीटों पे वहाँ पे कहीं लड़ने ऐसा तो नहीं जैसे बिहार में कि तो बिल्कुल मुस्लिम बेस एरिया में आप लोग टिकट देंगे? देखिए बिहार के अंदर हमने आप जहाँ पे हिंदू बाहुल्य है वहां पर भी टिकट देंगे या नहीं? बिल्कुल देंगे। हमने महाराष्ट्र के अंदर कितने आपने एक आपका सवाल था कि हमने हिंदुओं को टिकट नहीं दिया। आप महाराष्ट्र में आप जाइए इस टाइम निकाय चुनाव हुआ है, एमसीडी का चुनाव हुआ है, पार्षद का। आप वहाँ पे देखिए कितने हमारे हिंदू भाई हमारी पार्टी के टिकट से जीत के जो है नगर निगम में बैठे हुए हैं लेकिन ये पार्षद भी के कहा पद गया में। बीजेपी का समर्थन आपको वहां पर मिला है। देखिए वो झूठे आरोप, अच्छा। वो साबित नहीं करा गया। अब इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा एक चीज चलाया गया, तो इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा तो बहुत सारे सबूत ऐसे सोशल मीडिया पे आते हैं कि वो 20,000 रुपए लेके मुशायरा करते हैं, फॉर्च्यूनर कार का रिक्वायरमेंट करते हैं। तो क्या कांग्रेस ऐसे जो है दलाल लोगों को अपनी पार्टी में रखी हुई है, राज्यसभा सांसद बनाई हुई है? और मैं इमरान प्रतापगढ़ी और उनके फैंस से भी ये चीज कहना चाहता हूं कि 2 विधायक के जरिए महाराष्ट्र से उनको भी वोट मिला था, जो 2 विधायक की वोट कम पड़ रहे थे, तो हमने ही वो वोट दिया था जब राज्यसभा सांसद वो बना है। तो कहीं न कहीं आज कई मौके पर तो ओवैसी साहब के पहले काफी समर्थक हाँ, करते नजर आए हैं। वो दलालियों का काम है ना। देखिए जो पैसे में बिकता है, तो अपनी जुबान पे कायम नहीं रहता है। कभी वो कहता है ए मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ और कभी कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने पैसे लेके कितने अच्छा, गालियाँ दिया। बीजेपी कभी भी ओवैसी साहब पे इतनी अटैक नहीं करती इतना बाकी मुस्लिम लीडर पे करती है। क्यों नहीं करती? उनके नेता कहते हैं मुझसे समर्थन, उनसे फायदा होता है। ऐसा है कि हमारे सदर और हम जो है ना संवैधानिक तौर पर चलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हमने कभी किसी चीज का करप्ट और करप्शन में नहीं पाए गए। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। तो जो हक बात होती है हम हक पे कहते हैं। और बीजेपी हो, देखिए मैं ये कहता इसलिए हूँ वो आपको कुछ नहीं कहते हैं। बिल्कुल क्या कहेंगे भाई। आप बताइए ना कि सबसे ज्यादा बीजेपी का कोई मुखालफत करता है इस देश के अंदर, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारी पार्टी है, हम करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीडर तो कहते हैं कि ये जानबूझकर आगे बढ़ देखिए चढ़कर आते मुस्लिम हैं लीडर और मीडिया इनको जानबूझकर दिखाती है बीजेपी की वजह से, ताकि सिर्फ ये दिखाया जाए देश में एक ही मुस्लिम लीडर है। मुस्लिम लीडर की बात ऐसी आती है कि इस देश में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सिर्फ अच्छा। मैं एक ये चीज आप साफ दावा कह कर रहा रहे हूँ, हैं। मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ आपको, चाहे कोई भी हो। आजम खान मुस्लिम लीडर होते हैं, तो क्या आजम खान साहब के साथ ये दुर्दशा करी जाती, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी होती ना? या अतीक रहे या मुख्तार अंसारी साहब रहे या अभी भी उनके अफजाल अंसारी साहब जो है समाजवादी में है। तो मुस्लिम लीडर वो होता है जो खुल के किसी भी पार्टी में हो, कहीं पे भी हो, जब अपने कौम के ऊपर बात आ रही होगी तो वो बोलेगा। तो ये कैसा मुस्लिम लीडर जो आप अल्फाज कह रहे हैं कि इस कांग्रेस में बैठे मुस्लिम लीडर हैं? मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा। मुसलमानों का कोई लीडर है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है और वही मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं इस वक्त। बंगाल में सीधा सीधा ममता बनर्जी के खिलाफ आपने जो ऐलान किया हुआ है। जी देखिए, ऐलान तो हमने पूरे देश में कर रखा है और हम अपने पूरे देश में अपने परचम को फहराएंगे और हर जगह इंशाअल्लाह ताला मजलिस का परचम लहरेगा। और जहां पे आप देख रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में 200 सीट से ज्यादा जीते हैं, अपना बिहार में हम जीते हैं, अगला उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, फिर दिल्ली है, फिर इंशाअल्लाह तमाम जगहों पे हम जो है हरा परचम को लहराने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अरशद अशरफी साहब, जिन्होंने हमारे हर सवाल का खुल के जवाब दिया। तो आप लोग इनके जवाब को कितना सही कितना गलत या जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में बहुत जल्द इनसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी एक गर्मा गर्म डिबेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।